हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित सामान्य अध्ययन बुक जो कि 8वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम विश्व का भूगोल अध्याय 13 जलवायु, मृदा एवं प्राकृतिक वनस्पतियां से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने इतिहास, राज्य व्यवस्था और भारत का भूगोल से संबंधित सभी अध्यायों को हमने कवर कर लिया है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है, या फिर इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है वह है, क्या है? ऊंचाई, अक्षांश, वनस्पति का प्रकार, समुद्र से समीपता। सही आंसर होगा इसका अक्षांश। याद रखिएगा, जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक है अक्षांश, क्योंकि विभिन्न अक्षांशों के अनुसार ही जलवायु की प्रमुख पेटियों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि जलवायु को निर्धारित करने वाले कारकों में से अक्षांश तो है ही है। समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी, प्रचलित पवनें, समुद्री जलधाराएं, पर्वतमालाओं की स्थिति और भूमि का ढाल, साथ ही साथ वनस्पति आवरण, ये सभी देखेंगे कि जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए आपसे कि मुख्य कारक क्या है, तो यह है अक्षांश, क्योंकि अक्षांशों के आधार पर ही जलवायु की प्रमुख पेटियों का निर्धारण किया जाता है। जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतकटिबंधीय क्षेत्र, क्योंकि अक्षांशों के आधार पर ही हम लोग तय कर पाते हैं कि शीतकटिबंध क्षेत्र कौन सा होगा, उष्णकटिबंधीय कौन सा होगा, उपोष्ण वाला क्षेत्र कौन सा होगा, है ना। तो ये अक्षांशों के आधार पर ही डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है कि वायुदाब सबसे कम होता है। वायुदाब सबसे कम होता है कब होता है? शीत ऋतु में, वसंत ऋतु में, शरद ऋतु में या फिर ग्रीष्म ऋतु में? तो याद रखिएगा, ग्रीष्म ऋतु में वायुदाब सबसे कम होता है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। वायुमंडलीय दाब का क्या अर्थ है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या अर्थ होता है? तो याद रखिएगा, किसी भी स्थान और समय पर वहाँ की हवा के स्तंभ का भार होता है ये। ठीक है, हवा के इस दबाव को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ये भी याद रखिएगा, वायुदाब ऊंचाई बढ़ने के साथ कम होता है। ध्यान रखिएगा, वायुदाब एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, अगर ऊंचाई पर जाते हैं आप तो उसके साथ साथ वो प्रेशर कम होता है। जबकि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ये भी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके साथ साथ वायुदाब कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो अब ग्रीष्म ऋतु में आप देखेंगे कि उस समय जो टेम्परेचर होता है वायुमंडल का वो ज़्यादा होता है, इसीलिए उस समय वायुदाब भी सबसे कम होता है। ठीक है, बात समझ में आया? ऊंचाई की तरफ जाएंगे, हाइट की तरफ जाएंगे तो भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा वायुदाब घटेगा, और अगर टेम्परेचर भी अगर हम बढ़ा रहे हैं तो भी वायुदाब घटेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए रीजन, आप चाहें तो देख सकते हैं रीजन क्या है, यहाँ पे दिया होगा। देखिए, यदि हवा में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो दबाव कम हो जाता है। यदि हवा में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तब दबाव कम हो जाता है, और जलवाष्प कम होने से दबाव बढ़ जाता है। ठीक है, जलवाष्प कम होने से दबाव क्या होता है? बढ़ जाता है। हो सकता है यहाँ पे समझने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा कि ये तो उल्टा बोला जा रहा है, लेकिन यह बिल्कुल सही लिखा गया है। ध्यान रखना है कि हवा में जलवाष्प की मात्रा अधिक होने पर दबाव कम होता है। जब हवा में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो हवा का घनत्व कम हो जाता है, जिससे दबाव भी कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। देखिए, गर्म हवा के बारे में पहले बात करते हैं। देखिए, गर्म हवा में जलवाष्प अधिक होती हैं। उल्टा लग रहा होगा शायद सुनने में कि हम ये क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि गर्म हवा में जलवाष्प अधिक होती हैं। ठीक है, क्योंकि गर्म हवा में ये रियलिटी है कि गर्म हवा जब होता है ना तो उसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी। ठीक है, आप उल्टा समझ रहे हैं, उल्टा लग रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है कि गर्म हवा में जलवाष्प अधिक होती है, और गर्म हवा हल्की होने के कारण क्या होती है? ऊपर उठती है, जिससे दबाव कम महसूस होता है। बात समझ में आ रहा है? हम कह रहे हैं कि गर्म हवा में जलवाष्प अधिक होती है और गर्म हवा हल्की होने के कारण ऊपर उठती है, जिससे दबाव कम महसूस होता है या कम होता है। वहीं बात है ठंडी हवा में, तो ठंडी हवा में जलवाष्प कम होती हैं और ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे बैठती हैं, जिससे दबाव अधिक होता है। आई बात समझ में? तो थोड़ा सा ये लॉजिकल थोड़ा सा उल्टा लग रहा होगा, फिर यही समझना है आपको यहाँ पे। ठीक है, चलिए, साइंस का क्लास तो है नहीं जो ज़्यादा डीपली समझाएं, बट आपको यही समझना है। ठीक है, आप ये सिर्फ पॉइंट याद रखिए, वायुदाब ऊंचाई बढ़ने के साथ कम होता है, जबकि तापमान बढ़ने के साथ ये घटता है।
ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है। सवाल है कि डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है, भूमध्य रेखा पर, ध्रुवीय रेखा पर, कर्क रेखा पर या फिर मकर रेखा पर। तो ये कई बार हम बता चुके हैं, ये डोलड्रम कटिबंध भूमध्य रेखा पर स्थित है। ठीक है, भूमध्य रेखा के निकट 5 डिग्री उत्तरी से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य वाला जो क्षेत्र है ना, ये निम्न वायु दाब की पेटी पाई जाती हैं, जहाँ केवल ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं प्रवाहित होती हैं। ये आपको याद रखना है, और इसीलिए यहाँ पर शांत पवन की पेटी या फिर डोलड्रम कहा जाता है इसे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अगर ये भूमध्य रेखा है तो इसका 5 डिग्री इधर ले लीजिए और 5 डिग्री इधर का ले लीजिए, तो कुल मिला के 10 डिग्री हो गया ये एरिया पूरा। तो ये वाला ही क्षेत्र को क्या कहा जाता है, डोलड्रम या फिर शांत पवन की पेटी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, ये ऑप्शन भूमध्य रेखा पर। ठीक है, याद रखिएगा भूमध्य रेखा के निकट 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, ये बीच के जो अक्षांश है ना, इसे ही कहा जाता है डोलड्रम या शांत पवन की पेटी। ठीक है, और ये वाला जो क्षेत्र होता है मध्य, जो ये दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो निम्न वायु दाब की पेटी पाई जाती है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 4 नंबर। सवाल है कि निम्न अक्षांशों उत्तरी अथवा दक्षिणी में किसे आप अश्व अक्षांश से संबंध करेंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 23.5 डिग्री। दिए गए ऑप्शन में सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन 30 डिग्री। आइए अब समझते हैं इसे, देखिएगा ध्यान से। दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री, दोनों गोलार्ध अर्थात उत्तरी गोलार्ध या फिर दक्षिणी गोलार्ध, दोनों में देखेंगे 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य उच्च वायुदाब पाया जाता है, जिससे यहाँ वह हवाएं शांत होती हैं। ये हवाएं प्राचीन काल में जलयानों के लिए गति अवरोधक का कार्य करती थीं, है ना। गति अवरोधक मतलब जाने में डिस्टर्बेंस पैदा करना, जैसे ये ऐसे चल रही हैं और हमें जाना इस दिशा में, तो गति अवरोध करेगा ना आपका। घोड़ों के व्यापारी इस शांत तथा अनिश्चित हवाओं वाले भाग में प्रवेश करने पर प्राचीन जलयानों के संचालन में उत्पन्न कठिनाई कम करने के लिए जलयान का भार हल्का करने के लिए कुछ अश्वों यानी कि घोड़ों को सागर में फेंक देते थे। इसीलिए इन अक्षांशों को अश्व अक्षांश या फिर हॉर्स लेटीट्यूड कहा जाने लगा। तो ये भी आप कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं, इसे अश्व अक्षांश या फिर हॉर्स लेटीट्यूड क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो ये आसान सा सिंपल सा डिफिनेशन था, आप याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं, आसान था। ठीक है, लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं। भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं। तो ऐसी वर्षा को संवहनीय वर्षा कहा जाता है, अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, जब ऊपर उठती हुई वायु सागरों तथा अन्य जलाशयों से आर्द्रता ग्रहण करके आकाश में पर्याप्त ऊंचाई पर पहुंचकर उषांक तथा अवसांक तक आने के जो ड्यू पॉइंट होता है वहाँ तक ये पहुँच जाती है, ठंडी हो जाती हैं, तो इसे संग्रहण प्रारंभ हो जाता है और इस प्रकार कपासी वर्षा मेघों की उत्पत्ति होती है और तिर वर्षा होने वाली लगती है, जिसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। बात समझ में आया। सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो सिंपल सा ध्यान रख सकते हैं कि संवहनीय वर्षा संवहन धाराओं के कारण होती हैं। यह तब होता है जब पृथ्वी की सतह खास करके गर्म और नम क्षेत्रों में सूर्य के प्रकाश से गर्म होती हैं। गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठने लगती हैं और जैसे जैसे यह ऊपर उठ जाती हैं यह ठंडी होती जाती हैं। ऊपर उठती हवा में मौजूद जलवाष्प ठंडा होकर संग्रहित हो जाता है, जिससे बादल बनते हैं और फिर बारिश होती है। इसे ही संवहनीय वर्षा कहते हैं, सिंपल सा। ठीक है, तो यहाँ पे भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, संवहनीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। हाँ, ये भी आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की जो वर्षा होती है प्रायः दोपहर के बाद प्रारंभ होती है, क्योंकि दोपहर से पहले क्या होती है, वायु गर्म होती हैं, है ना। उसके बाद फिर दोपहर के बाद ये वर्षा प्रारंभ होती हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं आप। निम्न स्थानों में किस एक में रुधिर वर्षा होती है, बताना है किन दिए गए ऑप्शन में किस एक क्षेत्र में रुधिर वर्षा होती है ना। ब्लड जो टाइप का होता है रेड कलर का, तो ये इटली, फ्रांस, कनाडा या फिर स्पेन, कहाँ पे होता है ऐसा ही आपको बताना है, किस क्षेत्र में या किस देश में। तो याद रखिएगा सही आंसर है यहाँ पे इटली। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट होगा। ठीक है, आइए समझते हैं इसे क्यों हो रहा है ऐसा। क्वेश्चन नंबर ये आपका यहाँ पे है। चलिए देखिए,
देखिए, सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म शुष्क तथा रेत भरी हवा क्या कहलाती है? सिरोको कहलाती है। ठीक है, पहले बता चुके हैं सिरोको किसको कहते हैं। तो ये क्या है? सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली ये गर्म शुष्क तथा रेत भरी हवा को क्या कहा जाता है? सिरोको कहा जाता है। होता क्या है इस हवा के साथ कि ये लाल रेत की मात्रा अधिक होती है इसमें। जब ये हवाएं चलती, तेज भरी गर्म और शुष्क जब रेत भरी हवाएं जो चलती है ना, तो इसमें लाल रेत की जो मात्रा है वो अधिक होती हैं। जब ये हवाएं भूमध्य सागर से होकर गुजरती हुई तथा नमी धारण कर दक्षिणी इटली में लाल रेत के साथ वर्षा प्रदान करती हैं, तो इसे ही क्या कहा जाता है? रुधिर वर्षा या तो रक्त वृष्टि या तो ब्लड रेन कहा जाता है इसे। इसके पीछे रीजन क्या है? ये जो है ना, लाल रेत की मात्रा अधिक होना, इसमें इस हवाओं में क्या होना? लाल रेत की मात्रा अधिक होना ही ये इसका रुधिर वर्षा का कारण बनता है। ठीक, चलिए अगला सवाल है कि एल नीनो प्रकट होता है, कहाँ पे प्रकट होता है? तो ये कई बार बता चुके हैं, ये प्रशांत महासागर के ऊपर में प्रकट होता है। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में यहाँ पे 80 सही होगा। ठीक है, उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर समुद्री तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में आए परिवर्तन को एल नीनो कहते हैं। यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित इक्वाडोर और पेरू के तटीय समुद्री जल सतह पर कुछ वर्षों के अंतराल पर घटित होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप समुद्र के सतही जल का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सिंपल सा कि ये एल नीनो कहाँ प्रकट होता है? तो ये प्रशांत महासागर के ऊपर में ये प्रकट होता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, ये भी कई बार आप लोग को बता चुके हैं, गरजने वाला चालीसा ये शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये क्या है? व्यापारिक पवन है ना, या फिर भूमंडलीय पवन है, या फिर पछुआ पवन है, या फिर ध्रुवीय पवन है ना। तो पता होगा आप लोग को ये ध्रुवीय पवन तो कभी हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि ये 40 से 50 डिग्री के बीच में चलती है ये हवाएं, है ना, इसे गरजता चालीसा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, पछुआ पवन। देखिए, गरजता चालीसा पछुआ पवनें होती हैं जो केवल 40 से 50 डिग्री अक्षांशों पर दक्षिणी गोलार्ध में, मुख्यतः दक्षिणी हिंद महासागर क्षेत्र में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं। इसके साथ प्रचंड झंझावात भी चलते हैं। प्रचंडता के कारण ही इन्हें गरजता चालीसा कहा जाता है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन इन्हीं पवनों के मार्ग में स्थित है। याद रखिएगा, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन इन्हीं पवनों के मार्ग में स्थित है। अर्थात वेलिंगटन कहाँ स्थित है? जहाँ पे गरजता चालीसा चलती है ना, बस उसी लाइन में ये स्थित है वेलिंगटन। अर्थात वेलिंगटन में आपको गरजता चालीसा देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? ध्रुवीय उच्च दाब से, या फिर विषुवतीय निम्न दाब से, उपोष्ण उच्च दाब से, या फिर अधो ध्रुवीय निम्न दाब से? तो याद रखना है सी ऑप्शन सही होगा, उपोष्ण उच्च दाब से। व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च दाब से चलती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, व्यापारिक पवनें जैसे कि ट्रेड विंड भी कहते हैं, उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्यरेखीय निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की होती हैं। ठीक है, व्यापारिक पवनों की जो दिशा होती है वो याद रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा कैसे होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में होता है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। ठीक है, तो ये व्यापारिक पवनों के बारे में आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 10। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी बर्फ भक्षक के नाम से भी जानी जाती है ना? मिस्ट्रल है, चिनूक है, लू है, या फिर हरमट्टन है? तो कई बार बता चुके हैं यहाँ पर कि चिनूक क्या है, एक ये बर्फ भक्षक के नाम से जाने जाती है चिनूक। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चिनूक गर्म एवं शुष्क पवन होती हैं जो कि कहाँ चलती हैं? उत्तर अमेरिका के रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढलानों पर, यहीं से ये प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। होता क्या है ना यहाँ पे कि बसंत ऋतु में इस पवन के प्रभाव से अचानक तापमान में वृद्धि हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप होता क्या है, यहाँ पर हिम जो होता है ना, जिसे बर्फ़ कहते हैं, तेज़ी से क्या होता है? पिघलने लगती है। इसीलिए इस पवन को हम क्या कहते हैं? हिम बच्चक या फिर स्नो ईटर्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला दे रखा है, पृथ्वी की धरातलीय विषमता पवनों की गति का प्रभावित करती है, बिल्कुल सही है।
पृथ्वी के धरातलीय विषमता पवनों की गति को क्या करेगा, इफेक्ट तो करेगा ना। धरातलीय अगर विषमता है, धरातल में देखेंगे ऊंचावत की स्थिति मिलती है, कहीं पर्वत है, कहीं पहाड़ है, कहीं समतल है, ये तो पवनों की गति को तो प्रभावित करेगा। बिल्कुल सही दिख रहा है। बी कथन क्या है कि पृथ्वी के परिक्रमण के कारण वायु पर कोरियोलिस बल लगता है। तो ये कथन भी सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे परिक्रमण नहीं है ना, घूर्णन होता तब सही होता। पृथ्वी के घूर्णन के कारण वायु पर कोरियोलिस बल लगता है ना, जो कि उल्टी दिशा में विक्षेपित हो जाता है, हवाएं जो विक्षेपित होती हैं उल्टी दिशा में। तो ये यहाँ पे परिक्रमण नहीं होता, घूर्णन होता तब सही होता। ठीक है, तो ये कथन गलत हो जा रहा है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देख भी सकते हैं यहाँ पर कि जब पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती हैं तो उसे कोरियोलिस बल कहा जाता है। विषुवत वृत्त को कोरियोलिस बल शून्य होता है, अर्थात विषुवत वृत्त पर कोरियोलिस जो बल होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। और पवनें समदाब रेखाओं के समकोण पर प्रवाहित होती हैं। यही कारण है कि विषुवत वृत्त के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का भाव पाया जाता है। ठीक है, तो ज़्यादातर ये कोरियोलिस जो बल होता है वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की तरफ आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल लेते हैं। सवाल रहेगा आपका किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं। तो ये भी कई बार बता चुके हैं आप लोग को कि किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं। सही आंसर क्या है बताइए जल्दी से। इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय वन। ठीक है, और ये खट्टे फलों के लिए खास करके जाना जाता है भूमध्य सागरीय वन। ठीक है, अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। भूमध्य सागरीय वन प्रदेशों को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर आप देखेंगे तो संतरा, अंगूर, जैतून, अंजीर जैसे फलों की यहाँ पे खेती की जाती है। खासकर खट्टे जो फल होते हैं ना उनकी यहाँ पे खेती की जाती है। ठीक है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। चलिए लेते हैं सवाल नंबर 13। सवाल है पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होती है। पहाड़ी ढाल पर मृदा अपरदन को रोकना चाहते हैं आप, तो सबसे अच्छी विधि कौन सी हो सकती है। समोच्च रेखी जुताई, रक्षक मेखला, मल्चिंग विधि या फिर वेदिका कृषि। देखिए समोच्च रेखी जो खेती और वेदिका कृषि लगभग एक ही टाइप का होता है, थोड़ा सा डिफरेंस, माइनर डिफरेंस होता है। जबकि रक्षक मेखला के बारे में हम कई बार बता चुके हैं कि जब कोई खेत होता है उसके चारों तरफ कोई पेड़ लगा दिया जाता है ना, जिससे हवाओं की गति को रोका जा सके, अवरोध पैदा किया जा सके, जिससे मिट्टी का अपरदन कम से कम हो सके, उससे रक्षक मेखला कहते हैं। और मल्चिंग विधि क्या होता है, जब खेत के ऊपर कुछ चीज़ ढक देते हैं ना तो मिट्टी की उर्वरता और साथ ही साथ जो नमी वगैरह बचाने की कोशिश करते हैं, है ना, तो वो मल्चिंग विधि कहलाती है। तो अब बचा मेरे पास दो ऑप्शन, बताइए दोनों में से कौन सा इसका सही आंसर हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे ये ऑप्शन, समोच्च रेखीय जुताई। जब पहाड़ पर्वतीय ढालों पर समोच्च रेखीय जुताई की जाती है ना मृदा अपरदन को रोकने के लिए, ठीक है, तो ये जनरली कहाँ पे किया जाता है, पर्वतीय ढालों में किया जाता है समोच्च रेखीय जुताई। ठीक है, तो पर्वतीय ढालों पर समोच्च रेखीय जुताई मृदा अपरदन रोकने के सबसे उपयुक्त विधि है। किसी भी पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर, है ना, किसी को कंटूर लाइन कहते हैं, तो समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। जबकि वेदिका कृषि में देखेंगे आप पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीनुमा खेत बना करके की जाने वाली खेती होती है। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है मिट्टी के कटाव को रोकना और पानी को जमा करना, जिससे ढलान वाले क्षेत्रों में भी खेती की जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं, 14 नंबर। चलिए अगला सवाल है अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्रायः कहाँ पर होता है। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्रायः कहाँ पर होता है। कर्क रेखा के निकट, विषुवत वृत्त के निकट, मकर रेखा के निकट या फिर आर्कटिक वृत्त के निकट। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, विषुवत वृत्त के निकट। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के निकट पाए जाने वाला वह क्षेत्र होता है जहां उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती हैं। इन दोनों पवनों के मिलाने से विषुवतीय पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संबंध में चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है। सवाल है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संबंध में चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है, क्या कहलाता है। चक्रवात का धीरे धीरे क्षीण होकर नष्ट होना, चक्रवात का समुद्री तट को पार करके स्थल पर पहुंचना,
चक्रवात का कपासी मेघों से संघनन प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना, या फिर चक्रवात को स्थल से आर्द्रता की आपूर्ति को बाधित होना। सही आंसर है बी ऑप्शन, चक्रवात का समुद्री तट को पार करके स्थल पर पहुंचना। सवाल क्या है? सवाल है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संबंध में चक्रवात का लैंडफॉल क्या कहलाता है? तो ये है चक्रवात का समुद्री तट को पार करके स्थल पर पहुंचना। ठीक है, सिंपल सा है कि चक्रवात का समुद्री तट पर से पहुंच करके कहाँ पहुंच जाना? स्थल तक पहुंचना ही क्या है? लैंडफॉल है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किन कारकों पर वनस्पति की वृद्धि निर्भर करती हैं? बताना है किन कारकों पर वनस्पति की वृद्धि निर्भर करती हैं। ऑप्शन दे रखा है तापमान, मिट्टी की परत की मोटाई, नमी, उपर्युक्त में से सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से सभी। सवाल क्या था कि किन कारकों पर वनस्पति की वृद्धि निर्भर करती हैं? तो तापमान पर भी करती है, मिट्टी की परत की मोटाई पर डिपेंड करता है और नमी पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, मृदा निर्माण के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला दे रखा है मृदा अपक्षय, मृदा जो है ये अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। बिल्कुल कथन सही है ना? मृदा अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है, ये तो बिल्कुल सही है। बात करें बी ऑप्शन के बारे में, दे रखा है वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ये भी कथन सही दिख रहा है। वनस्पति हो चाहे प्राणी हो या सूक्ष्म जीव हो, ये सभी ह्यूमस निर्माण के दर को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं, है ना? वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्म जीव मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों को विघटित करके ह्यूमस का निर्माण करते हैं, जो कि मिट्टी की उर्वरता और संरचना के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। सी कथन दे रखा है कि ऊंचावच, तुंगता मतलब हाइट, ऊंचाई और ढाल मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करते हैं। तो ये भी कथन सही दिख रहा है ना? अब देखेंगे कि स्थलाकृति जिसमें ऊंचावच, तुंगता और ढाल आता है, मृदा अपरदन की दर और जल के बहाव को प्रभावित करती हैं, जिससे मिट्टी की परत की मोटाई और विकास पर असर पड़ता है। तो ये भी कथन सही लग रहा है। और डी ऑप्शन दे रखा है ए, बी दोनों, और पूछा है कौन सा कथन सत्य है। तो ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। ये तो यहाँ पे तो तीनों कथन सही दिख रहा है, और पूछा है कौन सा कथन सत्य है। ये कथन तो बिल्कुल सत्य है, यहाँ भी कोई डाउट नहीं है। बी भी कथन सही है, क्योंकि हम देखते हैं कि वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्मजीव ये सभी ह्यूमस का निर्माण करने में मदद करते हैं, इफेक्ट करते ही हैं। आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए बताइए इसे कमेंट करके आप लोग। ठीक है, 17 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, मुझे लग रहा है कि तीनों कथन सही है यहाँ पे। बाकी इसका आंसर तो यहाँ ये दे रखा है, ठीक है, बट आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए लेते हैं अगला सवाल। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? बताना है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पहला क्या दे रखा है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं, ये तो सही है। इन वनों के वृक्ष जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां त्याग देते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होते हैं वो क्या होते हैं? शुष्क मौसम में क्या करते हैं? अपनी पत्तियों को त्याग देते हैं। क्यों? ताकि जल को संरक्षित कर सके। जल वाष्पीकरण होता है उसकी प्रक्रिया बिल्कुल ना के बराबर हो, क्योंकि उसमें पानी को संरक्षित करना होता है, इसीलिए क्या करते हैं अपनी पत्तियां त्याग देते हैं। लेकिन सदाबहार वन में ऐसा नहीं होता है ना। तो ये भी कथन सही है, ये भी सही है, तो सही आंसर होना चाहिए इसका सी ऑप्शन। ए और बी यहाँ पे दोनों कथन सही है। ठीक है, और ठीक है यहाँ पे ये भी दे रखा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के विस्तृत भागों में ये पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। शुष्क मौसम में जल संरक्षित करने के लिए यहाँ के वृक्ष अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। बट यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि 17 नंबर का आंसर क्या होना चाहिए। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।